देखिए अपन पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास को। राजस्थान के इतिहास को किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो मेवाड़ में था गोहिल वंश, तो पहले गोहिल वंश को पढ़ेंगे, फिर राठौड़ वंश को, अलग अलग वंशों को पढ़ेंगे। तो मारवाड़ में था राठौड़ वंश, तो राठौड़ वंश अलग होके जोधपुर से कहाँ पर चला गया, एक शाखा बीकानेर चली गई, एक शाखा अजमेर आ गई, किशनगढ़। तो इसी शासकों की सूची भी दिखाऊंगा अभी, तो शासकों की सूची को देख लेना। और मेवाड़ में जो था गुहिल वंश, गुहिल वंश से अलग होकर सिसोदिया वंश हुआ था। और कुछ इनकी कुल 24 शाखा थी, और चौहानों की भी कुल कितनी शाखाएं थी, चौहानों की भी कुल 24 शाखा थी। सांबर से आए थे चौहान, वासुदेव चौहान। तो इससे अलग होकर नाडोल में एक शाखा चली गई पाली में, और पाली से एक जालोर चली गई, जालोर से सिरोही चली गई। और नाडोल से एक शाखा तो इधर जालोर में गई है, और एक इधर आई थी बूंदी में, बूंदी से अलग होकर एक शाखा इधर आई थी कोटा में, कोटा से एक झालावाड़ में। तो राजस्थान में इतनी शाखा देखेंगे चौहानों की। और बात करते हैं बीकानेर में राठौड़ वंश हो गया, यहाँ पर भाटी राजवंश था। जैसलमेर में कौन सा राजवंश था, भाटी। और भाटी के बाद क्या है यहाँ पर आमेर में कौन सा था, आमेर जो जयपुर में पड़ता है, यहाँ पर कछुआ था। कछुआ से अलग हुआ था एक तो शेखावत, और एक हुआ था अलवर में नरू का राजवंश। तो इन राजवंशों को पढ़ेंगे। और एक था भरतपुर में कौन सा था, भरतपुर में जाट रियासतें थी। भरतपुर कौन सी थी, जाट। और जो टोंक है, ये टोंक कौन सी है, मुस्लिम रियासत थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। अजमेर में भी क्या थे, चौहानी थे। तो इस प्रकार से चौहान पढ़ेंगे, और ये सारे वंशज पढ़ेंगे। करौली में कौन थे, करौली में पाल थे, जो पाल। और ये भाटी है, ये यादवों के वंशज है, भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। और ये राम के वंशज है, इधर वाले भी राम के वंशज है। तो इस प्रकार से कुछ सूर्य मानते हैं अपने आप को, सूर्यवंशी। जोधपुर वाले सूर्यवंशी है, मेवाड़ वाले सूर्यवंशी है, ये भी सूर्यवंशी है। ये जो है इनका जो है ये चंद्रवंशी है। और पाल वाले भी क्या है, चंद्रवंशी है। ये भरतपुर वाले भी चंद्रवंशी। तो चंद्रवंशी। बाकी चौहान क्या है, चौहानों के बारे में कई मत है, ठीक है, तो अलग अलग मत है। तो राठौड़ पूरे ये भी क्या हुए, फिर सूर्यवंशी हुए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। गोहिल राजवंश जो मेवाड़ में। देखिए गुहिल वंश एवं इस वंश में प्रतापी शासक, ठीक है। तो गुहिल वंश में प्रतापी शासक जो हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये मेवाड़ वाला क्षेत्र है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, और इसके आसपास वाला क्षेत्र शाहपुरा जो भीलवाड़ा में पड़ता है, कुछ क्षेत्र उसका भी आता है, ठीक है। तो ये मेवाड़ वाले क्षेत्र में निवास करते थे, और वहाँ पर गुहिल वंश चला था। वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया है। तो कहाँ पर किया, मेवाड़ में। तो ये मेवाड़ क्षेत्र ही है। इस वंश का नामकरण इस वंश में प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ है। यानी गुहिल जो था, गुहा वंश, गुहलोत अपन पढ़ सकते हैं उसको। तो ये इनके वंशज है। प्रथम शासक था, उसका संस्थापक मान सकता है इसको, गुहिल वंश का। तो गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत है, ठीक है। तो गुहिल वंश के बारे में अनेक मत है। अबुल फजल ने इन्हें क्या कहा है, ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान ने बताया है। नौशेखा आदिल था, उसकी संतान ने बताया अबुल फजल ने, ठीक है। अबुल फजल कौन था, अकबर का नौरत्न में से एक कवि दरबारी था जो अकबर था। तो कर्नल जेम्स टोड ने वल्लभी शासक, वल्लभ कहाँ पर पड़ता है, जो गुजरात है, यहाँ पर राजस्थान हो गया। देखिए स्थिति बताता हूँ, ये राजस्थान हो गया लगभग 84, यहाँ पर गुजरात है। तो वल्लभ नगर के शासक बताया है, ठीक है। किसने बताया है, वल्लभ नगर के कर्नल जेम्स टोड ने बताया है। मुनोत नैन्सी क्या कहता है, वही नैन्सी कहता है, वही गोपीनाथ शर्मा ने इसको ब्राह्मण होने का वक्त बताया है। गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं, गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि ब्राह्मण होने के मत में प्रतिबंधित करते हैं। गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं, ब्राह्मण बताते हैं। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या कहा है, ओझा मानते हैं कि 1500, ओझा जी कहते हैं कि 1566 में लगभग गुहिल ने शासन अपना स्थापित किया था। तो 66 में किया था, ओझा जी सही कह रहे हैं। गुहिल के बाद वैसे सारों के अलग अलग मत है, तो अलग अलग मत पढ़ने पड़ेंगे।
तो मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ था, बप्पा रावल, जिसे काल भोज के नाम से जाना जाता है। तो बप्पा रावल के बारे में पढ़ेंगे। गुहिल के बाद सीधा महेंद्र सेकंड या नागा का बेटा था, नागादित्य का। ठीक है। तो राज प्रशस्ति के अनुसार कवि मान ने लिखी थी राज प्रशस्ति। किसने लिखी है? कवि मान ने लिखी थी। तो कवि मान याद रखना। तो राज प्रशस्ति के अनुसार 1734 ईस्वी में चित्तौड़ का शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। तो बप्पा रावल ने मानमोरी को हराया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। बप्पा ने राजधानी नागदा बनाई थी और कैलाशपुरी में क्या बनाया? कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनाते हैं। तो देखते हैं एकलिंगनाथ जी का मंदिर। एकलिंगनाथ जिसे लकुलिश मंदिर भी कहते हैं। एकलिंगनाथ को क्या कहते हैं? लकुलिश मंदिर भी कहते हैं। एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता है। कौन है एकलिंग जी? कुल देवता है। और जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? ओझा जी कहते हैं कि इनका वास्तविक नाम तो था कालभोज। तो बप्पा रावल ने क्या बताया? बप्पा रावल ने बताया कि ये गुहिलोत के वंशज है। तो बप्पा रावल की उपाधि थी बप्पा इनकी उपाधि थी जो एक ऋषि ने दी थी। कौन सा? हरित ऋषि। वीर विनोद की रचना कविराज श्यामल दास जी ने लिखा है। तो वीर विनोद किसने लिखी है? श्यामल दास जी ने लिखी है। तो इन्होंने बताया है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब का नाम है, यानी एक प्रकार की ये क्या है? उपाधि होगी। तो बप्पा क्या है? उपाधि है। तो कौन कौन कह रहे हैं? श्यामल दास जी कह रहे हैं, ओझा जी भी कह रहे हैं। तो ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ का शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। तो मानमोरी के सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार कर ली और उन्हें सिंध जो पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध तक खदेड़ दिया। जो 12वें मुकाबले हुए थे उनको सिंध तक खदेड़ा, पाकिस्तान तक भगाया। और इसलिए इतिहासकार सीवी वैद्य ने क्या कहा है? अपन ने पढ़ा था ऊपर। सीवी वैद्य ने उनकी तुलना चार्ल्स मार्टल, जो क्या है? फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया है। तो चार्ल्स मार्टल से तुलना करता है। सीवी वैद्य किससे तुलना करते हैं? चार्ल्स मार्टल से तुलना करते हैं। किसकी? बप्पा रावल की। तो उसके बाद करते हैं जैत्र सिंह की। जैत्र सिंह कौन था? जैत्र सिंह की प्रतापी राजा था। तो गुहिल के एक वंशज जैत्र सिंह ने परमारों के चित्तौड़ छीनकर परमासुरों से क्या चित्तौड़ को छीन लिया और अपनी राजधानी बना ली है। किसको? चित्तौड़ को। तो इसने इल्तुतमिश को भी हराया है भूताड़ा के युद्ध में 1227 ईस्वी में दिल्ली की गुलाम वंश इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया है, जिसका वर्णन जयश्री सूरी के ग्रंथ अमीर मदमर्दन में। तो अमीर मदमर्दन में किसका उल्लेख है? भूताड़ा का युद्ध का उल्लेख है। ठीक है, तो याद रखना है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। इल्तुतमिश को क्या कहा गया है? हमीर कहा गया है। अमीर मदमर्दन में हमीर किसको कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा गया है, याद रखना है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश का सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजा में सबसे प्रतापी बलवान राजा जैत्र सिंह हुआ करता था, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधी ने भी की है। तो इसके विरोधी ने भी इसकी प्रशंसा की है। सबसे खतरनाक सुल्तान हुआ करता था मेवाड़ का, राजस्थान का बोल सकते हैं। तो रतन सिंह, इसके बाद कौन है? रतन सिंह। पद्मिनी वाला पढ़ेंगे। रतन सिंह को 303 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था, तो उसके आक्रमणों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अलाउद्दीन की सेना साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ के सैनिक की एक व्यापक व्यापारिक उपयोगिता थी। क्योंकि वो चित्तौड़ वाले जो थे
सैनिक उसके अलाउद्दीन को सूचना पहुंचा रहे थे। जो चेतन था, क्या था, चेतन था, वो चित्तौड़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। उसने जो पद्मिनी थी उसकी फ़ोटो लेकर अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और उसने कहा तुम इसको जीत लेना रानी को और मेरे को चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा देना। तो ये सारी सूचना उसने पहुंचा दी थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उसको भी मार दिया था। ठीक है। तो 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण ये देख लेना 1540 है। ठीक है ना। मलिक मोहम्मद जायसी ने कब लिखी है? 1540 में लिखी है। और आक्रमण कब हुआ है? 1303 में हुआ है। 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है ना। कब, कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ के बादल महल में, राजसमंद में पड़ता है, कटारगढ़ के बादल महल में। तो रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को प्राप्त करने बतलाया गया है। तो दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। तो दशरथ शर्मा भी इस बात को स्वीकार करते हैं, जैसे जो ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है पद्मावत, उसमें अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति गोरा और बादल कौन थे? चाचा भतीजा थे। पद्मावती के साथ ही आए थे। कहाँ से आए थे? सिहल द्वीप से आए थे। यह सिहल द्वीप को इसको कहा गया, श्रीलंका को सिहल द्वीप कहा गया। इसके साथ एक तोता भी आया था, गागरोनी तोता था। इसका नाम क्या था? हीरानंद था। तो याद रखना है उस तोते का भी। पद्मावती ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी वहाँ पर मौजूद था या सम्मिलित हुआ था। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इस आक्रमण का वर्णन किया है। खजाइन उल फुतूह में किसका वर्णन है? 383 ईस्वी का ये जो हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासन नियुक्त कर दिया था, यानी खिजराबाद उसका नाम रखा गया उसके द्वारा, चित्तौड़ का नाम। और रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की शाखा के अंतिम शासक थे। ठीक है। तो गुहिल के बाद कौन सा आ जाएगा? सिसोदिया आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे? सिसोदिया राजवंश। तो सिसोदा का एक अमीर था, उसने क्या किया है? सिसोदिया राजवंश की नींव रखी है। तो हमीर देखते, हरी सिंह का बेटा था, याद रखना। इसके पिता का भी नाम पूछ लेता है, हरी सिंह। तो सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। तो ठीक है। तो गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। सिसोदा का जागीरदार होने के कारण सिसोदिया कहलाया। ठीक है। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्र थे। उस 7 पुत्रों के साथ अलाउद्दीन के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन उसमें से जो हरी सिंह था एक पुत्र, वो बच जाता है और यहाँ पर उसका बेटा होता है, यानी इसके दादा ही है। तो हरी सिंह बच जाता है, हरी सिंह का बेटा होता है अमीर। ठीक है। तो उसके बाद मेवाड़ का शासक सिसोदिया कहलाता है। ठीक है। अमीर को मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा दी है। अमीर ने विषम घाटी पर चंदन की उपाधि भी धारण की है। विकट आक्रमणों में सिंह के दृश्य, यानी विकट आक्रमणों के समय सिंह के समान लड़ने वाला। कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। यह बात किसकी में दी गई है? कीर्ति स्तंभ में दी गई है वीर घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन सॉरी। हमीर ने सिंगोली का युद्ध लड़ा है। किसके वर्सेस लड़ा है? सिंगोली का युद्ध महमूद के वर्सेस लड़ा है। महमूद बिन तुगलक के वर्सेस लड़ा है, जो बांसवाड़ा में हुआ था। सिंगोली का युद्ध कहाँ पर हुआ है? बांसवाड़ा में हुआ है, और उसमें परास्त कर दिया है उसको। अब बात करते हैं लाखा की। लाखा कौन था, इसके बारे में भी उल्लेख करते हैं। अब बात करते हैं लाखा की। तो लाखा जो था 1382 से लेकर 1421 तक शासन है इसका। तो 1382 में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थिति वंश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हुआ।
यानी रणमल जो आता है अपनी बहन के लिए ये सोचता है मेरे लिए है। तो इस प्रकार बड़े दरबार में ये क्या कर देते हैं, इनको बता देता है। तो इस कारण चुंडा कहता है जो मेरे पिता को पसंद आ गया है, अगर मेरे पिताजी उनसे शादी करना चाहते हैं तो मैं इस रिश्ते से राजी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार भीष्म पितामह कहलाया। चुंडा क्या कहलाया, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहलाया। तो इस विवाह के साथ शर्त रखी गई थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकार हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा। चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है, देख लीजिए। तो राणा लाखा के समय जावर जो चित्तौड़ में उदयपुर में जो चित्तौड़ में जो जावर थे वहाँ से क्या मिली है, सोने मिले थे, सोने चांदी मिले थे, ठीक है। सॉरी चांदी मिली थी, क्या मिली थी, चांदी व शिस्ता बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगे थे। तो जावर से किसके काल में मिले हैं, याद रखना है, लाखा के काल में क्या मिले, लाख मिले, लाखा के काल में लाख मिले, चांदी सोना सब कुछ, ठीक है। तो जिससे आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई। और इस समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया, लाखा के काल में एक बंजारे ने करवाया। पिछोला झील में क्या क्या है, नटनी का चबूतरा है, जग महल है, जग मंदिर है, वो आगे बने थे। और बाबा गफूर की मजार है, और जो है जल विद्युत से चलने वाली प्रथम नाव है, वहाँ पर जल विद्युत से चलने वाली प्रथम नाव राजस्थान की पिछोला झील में, ठीक है। तो अगला पढ़ेंगे मोकल और अगले कुंभा भी पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो को पसंद लाइक